नेपाल में रहते हुए शाम का वक्त काटना मेरे लिए काफी तकलीफ देह होता था। मोहसिन पर गो मुझे पूरा एतबार था, लेकिन जहनी तौर पर वो मेरा दोस्त न बन सका। वो अपने दिए गए मिशन को निहायत खुश उसलूबी से पूरा कर रहा था। उसने शाम की महफिलें सजाने वाले कई एजेंटों की असल सरगर्मियों को बेनकाब किया था और मेरे लिए वो बहुत ही कारामद था, लेकिन सिर्फ मिशन की हद तक। एक बेतकल्लुफ दोस्त की कमी को विजय कुमार ने पूरा किया और हमारी अक्सर शामें इकट्ठी गुजरने लगी। विजय कुमार चंद रोज के लिए भारत सामान लेने गया। उसने बताया कि वो तमाम सामान लखनऊ की थोक मार्केट से खरीदता है, जो रक्सौल तक ट्रेन और आगे ट्रक पर खटमंडू आता है। मेरे लिए वो मेरे बगैर कहे बहुत सारा नमकीन काजू ले आया, जो मुझे खुश्क फ्रूट में सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे इस्तफसार पर कि उसे मेरी पसंद का कैसे पता चला, तो उसने कहा कि एक रोज बातें करते हुए आपने कहा था कि काजू खाते हुए मैं कभी शेर नहीं होता। आपकी उसी बात से मुझे आपकी पसंद का पता चला और मैं ले आया। हर इंसान की फितरी कमजोरी के बरक्स विजय में एक खास खूबी ये थी कि वो कभी न बहस करता और न ही दौरान गुफ्तगू उसका अपना कोई खास मौजू होता। मैं जो भी बात करता वो मेरी हाँ में हाँ मिलाता। मैंने जिस मौजू पर भी बात की उसने उसी को पसंद किया और गुफ्तगू का रुख कभी न बदला। मैं भी फितरत की खामियों से भरा हुआ इंसान था। भारत में तशद्दुद सहने के बायस मुझ में नफ्सियाती तौर पर अपनी मुखालिफत बर्दाश्त न कर सकने की खामी पैदा हो चुकी थी और मेरे लिए वो इंसान बहुत काबिल कबूल था जो मुझसे बहस न करे। विजय की एक और खास बात मैंने नोट की कि उसने अपना माजी तो मेरे सामने खोल कर रख दिया था, लेकिन मेरे माजी और हाल के मुताल्लिक कभी कुछ न पूछा। उसकी इस खूबी ने भी मुझे उसके और ज्यादा करीब कर दिया। एक शाम वो मेरे पास आया। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने कहा कि अंबाले से उसके चंद दोस्त आए हैं जो खटमंडू में चंद रोज ठहरेंगे। अगरचे वो उसके पुराने और गहरे दोस्त हैं, लेकिन मुतासिब हिंदू हैं। वो नहीं चाहता कि उनसे मेरा तारुफ करवाए, इसलिए यहाँ उनकी मौजूदगी के दौरान अगर मेरा उससे आमना सामना हो जाए तो मैं लाताल्लुकी जाहिर करूं और वो भी ऐसा ही करेगा। विजय की इस साफ गोई से उसकी कदर मंजिलत मेरे दिल में और बढ़ गई। मेरे वहम गुमान में भी न था कि मेरे खिलाफ साजिश का जो जाल बुना जा रहा है विजय उसका मरकजी किरदार है। विजय के दोस्तों की मौजूदगी के दौरान मैंने अपने सिफारत खाने के मिलिट्री अटैची से फोन पर राब्ता किया और कहा कि कुछ अहम मालूमात मिली हैं जो मैं उन्हें बताना और उन पर मशवरा करना चाहता हूं। एम्बेसी में अगर मैं उनसे मिलूं तो बाकी अफराद चौकन्ने हो जाएंगे। मेरा होटल भी इस मुलाकात के लिए मौजू नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी मेरी निगरानी हो रही है। मिलिट्री अटैची ने कुछ सोच कर जवाब दिया कि ऐसी सूरत में सबसे बेहतर जगह चिंगवा चाइनीज रेस्टोरेंट है। आज रात 8 बजे मैं वहाँ आ जाऊँ। ये रेस्टोरेंट खटमंडू के पौश इलाके में था। मैं रात 8 बजे वहां पहुंच गया। अटैची साहब भी तकरीबन उसी वक्त वहां पहुंचे। हम एक हाफ कैबिन में बैठे और खाने का ऑर्डर दिया। मैंने मोहसिन की इकट्ठी की हुई मालूमात उन्हें बताई और कहा कि पाकिस्तान भेजने के लिए महाजिरों के कवर में जासूसों की एक टीम तैयार की जा रही है और कई मकानों में उनकी ब्रेन वॉशिंग का सिलसिला जारी है। मेरा प्लांटेड आदमी उनमें से कुछ जगहों पर खुद ब्रेन वॉशिंग की इन महफिलों में शरीक हुआ है। मैं तो यूं महसूस कर रहा हूं कि जब अफगान एयर की फ्लाइट्स का दोबारा आगाज होगा तो अनजाने में सिफारत खाने के जरिए जासूसों की एक बड़ी खेप पाकिस्तान पहुंच जाएगी। मिलिट्री अटैची ने मेरी सारी बात गौर से सुनी और जवाब दिया। मेरे अपने मुखबरों ने भी मुझे ऐसी ही इत्तलात दी हैं। मैं ये भी जानता हूं कि महाजिरों के भेस में छुपे मुक्ति बाहिनी के 9 जासूसों को ठिकाने लगाने में तुम्हारा हाथ है। फिलवक्त तो हमें उनसे निजात मिल गई है, लेकिन हम सब कुछ जानते हुए भी इन ब्रेन वॉश करने वाले महाजिरों का कुछ नहीं कर सकते। ये मुसलमान हैं और सुकूत ढाका के बाद मशरकी पाकिस्तान से आए हैं। भारत में क़याम के दौरान उनकी किसी मजबूरी या कमजोरी के बायस भारतीय जासूसी एजेंसियों ने उन्हें ये मजमूम काम करने पर आमादा किया है और वही उन्हें माली इमदाद भी दे रहे हैं। मिलिट्री अटैची ने अपनी मजबूरी भी बता दी। उसे हर काम अपनी हुदूद और कानून के दायरे में रहकर ही करना पड़ता था। सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ न कर सकता था। मिलिट्री अटैची ने ये वादा किया कि अगर उसके इल्म में कोई नई बात आई तो वो मुझे जरूर आगाह करेगा। हमारी ये मीटिंग खत्म हुई तो मैं अफसुर्दा दिल लिए अपने होटल वापस चला आया। मेरे सामने मेरे बचे कुचे घर को जला डालने के असबाब हो रहे थे और मैं अकेला कुछ न कर सकता था। ऐसे हालात में मुझे कानून के दायरों में काम करने वालों की नहीं बल्कि ऐसे सरफिरे दीवानों की जरूरत थी जो मेरे घर को बचाने के लिए बेखतर मेरे दुश्मनों से भिड़ जाते। दिल्ली से कैसर और लड़कों को दोबारा बुलाना उनके लिए खतरे का मूजिब बन सकता था। नेपाली पुलिस ने जाहिरन तो मुक्ति बाहिनी वालों के कत्ल की तफ्तीश दाखिल दफ्तर कर दी थी, लेकिन मुझे मालूम था कि उनका जासूसी का महकमा खामोश नहीं बैठा है।
रازदारी उनका अव्वलीन उसूल था और वो सिर्फ उसी वक्त जाहिर होते हैं जब उनके हाथ मुकम्मल सबूत आ जाए। अगर मामला सिर्फ इन ब्रेन वॉशिंग करने वालों तक ही महदूद होता तो उसका हल ये था कि फ्लाइट शुरू होने के बाद उन्हें पहली परवाज पर पाकिस्तान भिजवा दिया जाए, जहां एयरपोर्ट पर मेरा महकमा उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद हो और वो उनसे सब कुछ उगलवा लेता। लेकिन फ्लाइट शुरू होने का दूर दूर तक निशान न था। जब तक फ्लाइट शुरू होती ये ब्रेन वॉश करने वाले नामालूम कितने महाजरों को अपने चुंगल में फांस चुके होते। पाकिस्तान पहुंचने वाले तमाम महाजरीन की जांच पड़ताल करना नामुमकिन था। मैं बड़े मखमसे में फंस गया। ये महाजिर अकेले नहीं बल्कि अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ ठहरे हुए थे और उन्हें हलाक करने की सूरत में उनके बाल बच्चे बेजारो मददगार रह जाते। कुछ समझ में नहीं आता था कि उनके साथ क्या सुलूक किया जाए। इसी सोच में कई दिन गुजर गए लेकिन कोई हल न मिला। मैं एक रोज रात के खाने के लिए चिंगवा रेस्टोरेंट में गया। उस रेस्टोरेंट के मालिक चीनी मुस्लिम थे और शाम को काउंटर पर उनकी जवान लड़की बैठती थी। सर को मुस्लिम अंदाज में ढांपने से ही मुझे मालूम हो गया कि वो मुसलमान है। खाने के बाद मैं कहवा पी रहा था कि काउंटर वाली लड़की मेरे पास आई और अंग्रेजी में मुझे कहा कि 3 चीनी मुस्लिम मुझे मिलना चाहते हैं। मैं हैरान था कि खटमंडू में तो मेरा कोई चीनी वाकिफ न था, फिर ये 3 कौन थे। मैंने लड़की को कहा कि मैं यहाँ किसी चीनी को नहीं जानता, तुम्हारे रेस्टोरेंट में भी सिर्फ चंद मर्तबा आया हूँ, बहरहाल मैं इन अनजाने लोगों से मिलने को तैयार हूँ। लड़की जो मेरे जवाब के इंतजार में खामोश खड़ी थी मुस्कुराती हुई बोली, रेस्टोरेंट के साथ ही हमारा घर है, वहाँ पर मिलना बेहतर और महफूज होगा। महफूज लफ्ज सुनकर मैं चौंका, गोया यहाँ भी मेरी वजह शोहरत पहुँच चुकी थी। मैं लड़की की रहनुमाई में उसके घर गया। मुझे एक चाइनीज अंदाज के सजे हुए ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया। उसकी दीवारों पर लगी खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर से मुझे यकीन हो गया कि ये मुसलमान घराना है। लड़की ने मुझे बताया कि मुझे मिलने के ख्वाहिशमंद आधे घंटे के अंदर यहाँ पहुँच जाएंगे क्योंकि उन्हें उनके घरों से बुलाया गया है। लड़की ने बताया कि वो हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू की मुतरज्जम का काम करेगी क्योंकि वो लोग इंग्लिश नहीं जानते। उसने बताया कि कई रोज पहले उन लोगों ने रेस्टोरेंट तक मेरा पीछा किया था, लेकिन चूंकि मेरे साथ पाकिस्तानी सिफारत खाने का अफसर था इसलिए बात न हो सकी। उन्होंने लड़की को कह दिया था कि आइंदा जब भी मैं रेस्टोरेंट में आऊं तो वो उन्हें फौरी इत्तला कर दें। मेरे मजीद कुरेदने पर लड़की ने सिर्फ ये बताया कि वो मेरे दुश्मन नहीं बल्कि खैर खां हैं। आधा घंटा पूरा होने से पहले ही जवान और वर्जिशी जिस्म के 3 चीनी आ गए। उन्होंने चीनी लहजे में अस्सलाम वालेकुम कहा और मुझसे मुसाफा करके सामने सोफे पर बैठ गए। उन्होंने ही गुफ्तगू का आगाज किया और कहा कि उन्हें अपने महकमे की तरफ से मेरी हिफाजत करने और मेरी मदद करने का काम सौंपा गया है। मैं उनकी बात न समझ सका और पूछा कि मैंने तो कभी भी अपनी हिफाजत और मदद के लिए खटमंडू में किसी से नहीं कहा। वो तफसीलन बताएं कि वो कौन है और किस महकमे ने उन्हें ये काम सौंपा है। लड़की मुतरज्जम बनी हुई थी। मैंने उसे कहा कि वो मेरा सवाल साफ साफ उन्हें समझाए और ये भी कहे कि वो शायद किसी दूसरे के मुगालते में मुझसे बात कर रहे हैं। लड़की ने उन्हें मेरा सवाल समझाया तो उन्होंने आपस में खुसर फुसर की और फिर लड़की को जो कुछ कहा उसका लुब्बे लुबाब ये था कि वो मुझे अपने महकमे का नाम नहीं बता सकते। मेरी हिफाजत और मदद करने के अहकाम उन्हें उनके महकमे ने दिए हैं और अपनी सच्चाई और मेरे किसी गलत फहमी में मुब्तला होने की सूरत में ये लिफाफा मुझे देने की हिदायत की गई है। मैंने लिफाफा चाक किया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक छोटे से कागज पर मेरे महकमे का नाम, मेरा असल नाम और मेरा बुनियादी कोड नंबर लिखा हुआ था। भारत में कयाम के दौरान और खटमंडू में मैंने ये कोड नंबर किसी को भी नहीं बताया था। वो एक दूसरा कोड था जो दिल्ली में अपने हमदर्दों, बम्बई में हाजी मस्तान और खटमंडू में सफीर को दिया था। ये मेरा बुनियादी कोड था जिसका इल्म सिर्फ मुझे और मेरे महकमे को ही था। पर्चा मेरे हाथ में था और मैं बड़ी हैरानी से उन्हें देख रहा था। उन चीनियों के चेहरे बिल्कुल सपाट थे और लड़की की निगाहें भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। कागज के उस टुकड़े पर लिखे अल्फाज से साफ जाहिर था कि मेरे महकमे ने अपने वसाइल से उनके महकमे से राब्ता किया और मेरे तहफ्फुज और मुझसे ताउन करने के लिए उसे एतमाद में लेकर उनके आदमी हासिल किए। चीन जैसे अजीम मुल्क से पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात रोजे रोशन की तरह आया हैं। 65 की पाक भारत जंग के दौरान चीन ने भारत को मशरकी पाकिस्तान पर हमला करने से रोकने के लिए जिस तरह दबाव डाला था उस पर सारी दुनिया हैरान थी। जंग के दौरान चीन ने भारत को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि उसकी मिल्कियत जो भेड़ें भारत ने बॉर्डर पर चोरी की थीं, अगर हूबहू वैसी भेड़ें वापस न की गई तो वो भारत पर हमला कर देगा। इसी धमकी की वजह से भारत को मशरकी पाकिस्तान की तरफ आंख भी उठाकर देखने की जुर्रत न हुई। शायद बाज लोगों को ये इल्म न हो कि चीन और मशरकी पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान एक जगह पर भारतीय जमीन की सिर्फ 18 मील चौड़ी
चौड़ी पट्टी है जिसे जल्दी से उबूर करके चीनी फौजें मशरकी पाकिस्तान में उसके दिफा के लिए दाखिल हो सकती थी। भारत चुराई हुई भेड़ें तो वापस न कर सका, लेकिन उनके एवज हजारों भारतीय भेड़ें पेश की, लेकिन चीन सिर्फ अपनी चोरी शुदा भेड़ें लेने पर ही मुसर रहा। 1962 में चीन भारत चंद रोजा जंग ने भारत पर चीन की ऐसी दहशत तारी कर दी थी कि 1965 में भेड़ों की वापसी के मुतालबे में छुपी हुई वार्निंग को वो बखूबी समझ गया और मशरकी पाकिस्तान इस जंग के दौरान भारतीय हाथों से महफूज रहा। मुझे उन 3 चीनी हमदर्दों से मजीद किसी तस्दीक की जरूरत न थी। सिर्फ एक दुश्वारी थी कि मैं उनकी जबान से नावाकफियत के बायस डायरेक्ट बात न कर सकता था, और ये चीनी लड़की किस हद तक काबिल एतमाद थी उसका मुझे इल्म न था। मैंने कोई और चारा न देखते हुए लड़की से सवाल किया कि कई अहम और खुफिया मामले हैं जिनकी राजदारी अव्वलीन शर्त है। बतौर मुतरज्जिम के क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ? लड़की का चेहरा बुझ गया। शायद उसे मेरे सवाल में अपनी तहकीर दिखाई दी थी। उसने चंद लम्हे मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी बेएतबारी का शिकवा किया और फिर प्लीज वेट अ मोमेंट कहकर दूसरे कमरे में चली गई और चंद मिनटों में ही 3 मुख्तलिफ भारतीय अंग्रेजी अखबार लाकर मेरे सामने रख दिए। उन 3 अखबारों में मेरी तस्वीर, इनामी रकूम और तफसीलात दर्ज थी। उसने मुझे मेरे असली नाम से मुखातिब करते हुए पूछा, क्या यही काफी है या किसी मजीद तस्दीक की जरूरत है? मैं हंस पड़ा उसके सवाल पर भी और अपनी उस शोहरत या बदनामी पर भी जो भारत से निकलकर नेपाल और नामालूम कहां तक पहुंच चुकी थी। मेरी हंसी में सब शरीक हो गए और लड़की के चेहरे से नागवारी के तासुरात भी खत्म हो गए। नेपाल में क़याम के आखिरी रोज तक मेरे ये नए साथी मेरी हर तरह से हिफाजत करते रहे, बल्कि उनके जरिए मुझे अपने मिशन की तकमील के लिए कई अहम मालूमात हासिल हुई। मुझे बाद में मालूम हुआ कि ये तीनों चीनी मुसलमान और हांगकांग के रहने वाले थे और चीन की हुकूमत से उनका ज़ाहिरी कोई राब्ता न था। लड़की जो चेहरे से कम उम्र दिखाई देती थी दरअसल 26 साल की थी और उसने मुतरज्जम के अलावा अपने रेस्टोरेंट में आने वाले गाहकों, खुसूसन भारतीय सिफारत खाने के अरकान की गुफ्तगू को खुफिया तौर पर रिकॉर्ड करने का इंतजाम भी कर दिया था। उसके वालिदैन चीन के सूबे वुहान से हिजरत करके नेपाल में आ बसे थे। वालिदैन की ये इकलौती बेटी अपने निडरपन, साफगोई और जहनी हम आहंगी से गैर महसूस तौर पर मेरे खासे करीब आ गई। उसके वालिदैन ने मुझे खटमंडू में मुस्तकिल क़याम या मेरे निकाह के बाद अपनी बेटी को पाकिस्तान भेजने की पेशकश भी की। मैंने भी बहुत संजीदगी से इसके बारे में सोचा। मैं अगरचे शादीशुदा और एक बच्चे का बाप था, लेकिन इस लड़की में जो खूबियां थीं और मेरे साथ उसकी जो जहनी हमआहंगी थी, उससे मैं अपनी इज़्दवाजी जिंदगी में यकसर महरूम था। हम दोनों मुस्बत फैसले पर पहुंचने के बिल्कुल करीब थे कि एक रोज ये लड़की तेजी से मोड़ काटते हुए स्टीयरिंग पर काबू न रख सकी। उसकी कार सैकड़ों फुट गहरी खाई में जा गिरी और ये लड़की अपनी वालिदा समेत इस हादसे में हलाक हो गई और हमारे सारे प्रोग्राम अधूरे के अधूरे रह गए। अगर इंसान की सभी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं तो वो खुद को खुदा समझ बैठे। हजरत अली करमल्लाहु वजहो का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचाना। बेहद हिसाब कुव्वतों और हर शय की खालिक और मालिक सिर्फ ज़ात बारी ताला है जो हर बात पर कादिर है। हम फानी इंसान अपनी कामयाबियों को अपना कारनामा समझते हैं, हालांकि हमारी हर कामयाबी और नाकामी उस ज़ात बारी ताला की रजा की मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं। मैंने इन चीनी हमदर्दों को कहा कि ठीक 1 हफ्ते के बाद आज ही के दिन इसी वक्त वो मुझे मिले ताकि इस दौरान मैं अपने मिशन को आखिरी शक्ल दे सकूं। इस तरह उन्हें ये बताने में आसानी होगी कि वो मेरा किस हद तक साथ दे सकते हैं। वो मिलने का वादा करके बड़ी गर्मजोशी से रुखसत हुए। मैंने लड़की से उस पर शक करने की माजरत की और अपने होटल वापस चला आया। अब मुझे ये तसल्ली हो गई थी कि मैं खटमंडू में अपने फराइज की अदायगी में तन्हा नहीं बल्कि चंद बेलौस हमदर्द भी मेरे हमराह हैं। होटल पहुंचा तो मोहसिन मेरे इंतजार में लॉबी में बैठा था। मैंने उसे कहा कि महफिलें जमाने और ब्रेन वॉशिंग करने वालों की रिहाइश गाहों और उन तक जाने के मुकम्मल नक्शे मुझे बना कर दें। उनके नाम और महफिलें खत्म होने के औकात भी नोट करे और ये सब तफसीलात मुझे 6 दिनों में लाजिमन पहुंचा दे। मोहसिन ने अपनी डायरी में उनके मुतालिक पहले ही बहुत कुछ नोट कर रखा था। बाकी मतलूबा तफसीलात उसने 3-4 रोज में इकट्ठी करके मुझे दे दी। 5 अफराद ऐसे थे जिनके घरों में ब्रेन वॉशिंग होती थी। उनकी मजीद तस्दीक के लिए मैंने मिलिट्री अटैची से उसको फराहम शुदा लिस्ट मांगी। उसमें भी सिर्फ उन्हीं 5 लोगों के नाम थे। पूरे तौर पर अपनी तसल्ली कर लेने के बाद भी मैं इस तजब्जुब में था कि उनके साथ क्या सलूक किया जाए। मुझे बार बार उनकी फैमिलीज का ख्याल आता था कि इन अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाने के बाद उनका क्या बनेगा। वो बेसहारा रह जाएंगे और उनको ढील देने का मतलब था कि पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करने वालों से सिर्फ नजर किया जाए और अपनी आंखों के सामने दुश्मनाने पाकिस्तान को बेजरर महाजिरों को पाकिस्तान दुश्मनी के इंजेक्शन लगाते देखूं और चुप रहूं। इस सूरत में मैं अपने वतन से गद्दारी और अपने
फर्ज से जानबूझकर चश्मपोशी का मुर्तकिब होता। अगर मैं उनकी सरगर्मियों पर खामोश रहकर उनके पाकिस्तान पहुंचने और वहां अपने महकमे को उनसे निपटने के लिए छोड़ देता तो इस अरसे में नामालूम कितने सादा और नासमझ महाजरों को ये अपने चुंगल में फंसा चुके होते। पाकिस्तान में भी उनका यही हशर होना था जो मैं यहाँ कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं बुराई को मजीद फैलने से रोक सकता था। मैंने बिलाखिर ये तय कर लिया कि उनसे यहाँ ही निपटा जाए। 7वें रोज मैं उनके मुतालिक पूरी तफसीलात लेकर चिंगवा रेस्टोरेंट में गया और चीनी हमदर्दों को उनके घरों और रास्तों की तमाम तफसील बता दी। हमने बाहम मशवरे के बाद आइंदा शाम मिलने और उसी रात एक्शन लेने का फैसला किया। उनके घरों तक पहुंचाने और उन गद्दारों को पहचानने की जिम्मेदारी मोहसिन के सुपुर्द थी। वापसी पर मैंने मोहसिन को आइंदा रात का सब प्रोग्राम समझा दिया। उसे उन चीनी दोस्तों को उनके घरों तक ले जाना और दरवाजे खुलवा कर उनकी निशानदही करनी थी। बाकी काम चीनी दोस्तों ने करना था। शाम को मैं मोहसिन के हमरा रेस्टोरेंट गया। मोहसिन को बाहर छोड़कर मैं चीनी दोस्तों से मिला। उनका तरीका वारदात बड़ा अनोखा और नया था। उनके पास एयर फ्रेशनर के साइज के सिलेंडर थे जिनमें इंतहाई जहरीली गैस भरी हुई थी। उनके बकौल ये गैस किसी के चेहरे पे खारिज करने से चंद सेकंड में उसकी मौत वाक़ई हो सकती थी। गैस से महफूज रहने के लिए वो गैस मास्क भी लाए थे। रात 11 बजे एक्शन का वक्त मुकर्रर हुआ। जब सब बातें तय हो गईं तो मैंने मोहसिन को उनसे मिलवाया। इस मिशन में चूंकि अमली तौर पर मेरा कोई हिस्सा न था, इसलिए मैं मोहसिन को उनके सुपुर्द करके अपने होटल वापस चला आया। थोड़ी देर बाद ही फोन की घंटी बजी। लाइन पर लड़की थी। उसने कहा कि मैं फौरन रेस्टोरेंट आ जाऊं। होटल में मेरी एंट्री दर्ज हो चुकी थी। मैं टहलने के बहाने बाहर को निकला और रिक्शे पर रेस्टोरेंट पहुंच गया। लड़की ने बताया कि एक तो मोहसिन को अंग्रेजी नहीं आती, दूसरे गाड़ी चाहिए। प्रोग्राम चूंकि अचानक बना था, इसलिए गाड़ी का इंतजाम करना हम सब भूल गए थे। अब मुझे सरदार हरनाम सिंह शेर पंजाब रेस्टोरेंट के मालिक से गाड़ी लेनी थी। लड़की ने मेरी ये मुश्किल अपनी गाड़ी देकर आसान कर दी। रात 10:30 बजे हम पांचों अपने हदफ की तरफ रवाना हो गए। मैंने मोहसिन के कहने के मुताबिक गाड़ी मेन सड़क पर रोक दी और मोहसिन उन तीनों के साथ एक गली में दाखिल हो गया। तकरीबन 20 मिनट के बाद वो वापस लौटे। मोहसिन ने बताया कि काम हो गया है। अब हम दूसरे घर की तरफ रवाना हुए। मुझे ये वाकया बयान करते हुए भी ज़हनी कोफ्त उठानी पड़ रही है, क्योंकि उन बदबख्तों के बीवी बच्चों का परदेश में बेयारो मददगार रह जाने के ख्याल ने मुझे परेशान कर रखा था। ये इंतहाई कदम मैंने बहुत मजबूरी की हालत में उठाने का फैसला किया था। दूसरी कोई भी सूरत नजर नहीं आती थी। इन मूजियों से पीछा छुड़ाना भी लाजमी अमर था। 3 घंटे में उन पांचों को ठिकाने लगाकर हम वापस लौटे। चीनी रास्ते में ही उतर गए। उनके जाने से पहले बहुत ही मुश्किल से मैं उन्हें सिर्फ ये समझा सका कि 10 रोज बाद शाम को वो मुझे रेस्टोरेंट में मिले। बहुत बोझल दिल के साथ मैं रेस्टोरेंट तक पहुंचा। मोहसिन को भी मैंने रास्ते में ही उसके गेस्ट हाउस के करीब उतार दिया था। लड़की और उसके वालिदैन अभी तक हमारी राह देखते हुए जाग रहे थे। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। मेरे सर में सख्त दर्द होने लगा। उस वक्त होटल जाना भी मुनासिब न था। लड़की ने मेरी हालत देखते हुए चाय बनाई और अपने वालिदैन की ईमा पर मुझे बकिया रात वहीं गुजारने को कहा। मैं भी बेहाल हो रहा था। उनका घर खासा बड़ा था। एक कमरे में मेरे सोने का इंतजाम कर दिया गया। लड़की ने चाय के साथ मुझे स्पुरो दी और मैंने परेशान दिलो दिमाग के साथ चंद घंटे सोते जागते गुजार दिए। बादियो नजर में खटमंडू में मेरा कत्लो गारत का ये सिलसिला दहशत और जुल्म बर्बरियत की दास्तान दिखाई देता है। लेकिन अगर आप उस वक्त खटमंडू के हालात, महाजरीन की बेबसी और उनकी बेबसी का फायदा उठाने वाले भारतीय एजेंटों की पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों और महाजरीन को वरगलाने के वाकयात को पेश नजर रखें तो मेरे इस इंतहाई इकदाम को मेरी मजबूरी समझकर जायज करार देंगे। सांप को इसलिए जिंदा छोड़ देना कि उसके बच्चे हैं, खुद अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। जंग के दौरान जद में आए दुश्मन के बीवी बच्चों के ख्याल से अगर 1 सेकंड के लिए भी ट्रिगर पर उंगली की गिरफ्त कमजोर पड़ जाए तो दुश्मन के हाथों अपनी हलाकत लाजमी है। किल योर एनिमी बिफोर ही किल्स यू। ये महज मुहावरा ही नहीं बल्कि वो ठोस हकीकत है जिस पर दुनिया में सबसे पहली लड़ी जाने वाली लड़ाई से लेकर आज तक अमल हो रहा है। भारत और खटमंडू में मेरे और मेरे साथियों के हाथों जितने लोग भी मारे गए, उनसे हमारी न तो कोई जाती दुश्मनी थी और न ही कोई मजहबी झगड़ा। यकीनन सभी बाल बच्चों वाले थे। गोरखपुर के हवाई अड्डे पर काम करने वालों में भी कई मुसलमान होंगे जो आग में जलकर राख हो गए। हमने जो कुछ भी किया था वो अपने वतन की आबरू और सालमियत की बका की खातिर किया था।
जिस पर हमें कोई पशेमानी और नदामत नहीं थी। इसी तनाजुर में काठमांडू में किए गए मिशंस पर भी मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि ये सारे मिशन भी वतन अजीज के वसीतर मफाद में अंजाम दिए गए थे। ये उसी जंजीर की कड़ियां थीं जिसे तोड़ने के लिए मैं और मेरे साथी पाकिस्तान में अपने अहलो अयाल को खुदा के सुपुर्द करके 3 साल से ज्यादा अरसे से भारत और काठमांडू में दिन रात मौत से खेल रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।